तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायन एक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना एक नया ही चैप्टर जिसका नाम है बेटा इवोल्यूशन। इस इवोल्यूशन चैप्टर के अंदर हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आएंगे इवोल्यूशन चैप्टर के बारे में। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो उस टॉपिक का नाम है ओरिजिन ऑफ लाइफ। इस ओरिजिन ऑफ लाइफ टॉपिक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट होते हैं जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी थी अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ। उसी की तरह डिफरेंट टॉपिक है आपका इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। पहला टॉपिक था ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड सेकंड जो टॉपिक है उसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी थी अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ अ लाइफ। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के और शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की जिसका नाम है इवोल्यूशन। बच्चों चलिए जानते हैं इवोल्यूशन चैप्टर के बारे में और पढ़ते हैं इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। इवोल्यूशन का मतलब होता है एक तरीके से चेंज इन अ टाइम, चेंज इन द टाइम। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के साथ साथ चेंज आना उसे कहा जाता है इवोल्यूशन। अब इंडिविजुअल की बात करें, एक ऑर्गेनिज्म की बात करें, या फिर हम प्रोकैरियोट्स हो या फिर यूकैरियोट्स की बात करें, तो उन सभी के अंदर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज आता है। जैसे जनरेशन टू जनरेशन आप लोगों ने देखा होगा वैरी करती है। जैसे जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर तो होती है, लेकिन कुछ नए मियोसिस प्रोसेस के थ्रू आप लोगों ने देखा होगा कि एक नए रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन से एक नया ही सीक्वेंस डेवलप होता है, एक नए ही कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होकर के ऑफस्प्रिंग में आपको दिखते हैं। तो उस तरीके से वो धीरे धीरे क्या होता है, एक इवोल्यूशन होता है। तो इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो इवोल्यूशन ये प्रोसेस है ये टाइम के साथ होता है। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये एक दो महीने के लिए नहीं होता, ये एक दो साल में नहीं होता। इसको इवोल्यूशन को होने में ना काफी ज्यादा टाइम लगता है, मतलब बिलियन ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इवोल्यूशन होने में। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। मतलब जब इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की बात करते हैं तो इस बायोलॉजी के हम स्टडी करते हैं मेनली हिस्ट्री ऑफ द लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर किस तरीके से लाइफ फॉर्म हुई उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसके ओरिजिन के बारे में, और उसके अंदर आने वाले डिफरेंट डिफरेंट काइंड के एनिमल्स के बारे में, इवोल्यूशन के बारे में, उन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं किसके अंदर, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर। इस इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर ही आता है आपका चैप्टर इवोल्यूशन। तो ये था बेटा कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द इवोल्यूशन चैप्टर, बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं, बढ़ते हैं अपने चैप्टर के टॉपिक की तरफ। जो सबसे पहला टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है आपका यूनिवर्स एंड द अर्थ। इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यूनिवर्स एंड द अर्थ, इस टॉपिक के अंदर हम जानेंगे कि आपका यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ, अर्थ कैसे फॉर्म हुआ, और इस अर्थ के रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट जो थ्योरीज थी जो दी गई थी। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्स की। यूनिवर्स को कहा जाता है बेटा ब्रह्मांड, और जो ये ब्रह्मांड होता है इसके अंदर काफी सारी गैलेक्सीज आती हैं। जैसा कि आपको ये नीचे एक फ्लो चार्ट दिख रहा होगा जिसमें एरो बने हुए हैं। तो सबसे पहला होता है यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर आते हैं डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सीज। गैलेक्सीज कंटेन करती हैं स्टार्स, गैसेस, डस्ट, एंड इन्हीं गैलेक्सीज के अंदर ही आते हैं आपके अर्थ। तो अर्थ जो है वो यूनिवर्स के अंदर एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है। छोटा सा पार्ट, इट्स काइंड ऑफ अ स्पेक। स्पेक का मतलब होता है एक तरीके से धब्बा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना कि जैसे एक पूरी बहुत बड़ी दीवार होती है, उसमें छोटा सा एक कहीं पर पेंट हुआ है नया नया व्हाइट कलर का, उसमें हल्का सा काला सा डॉट लग जाए तो वो उसमें एक अलग से थोड़ा सा दिखाई देता है। लेकिन वो जैसे समुद्र में से एक बाल्टी पानी आप जहाज किस तरीके से होगा, एक तरीके से छोटी आइडेंटिटी की तरफ होगा, उसी तरह यूनिवर्स के अंदर अर्थ जो है एक बहुत ही छोटी आइडेंटिटी की तरह है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं इस यूनिवर्स का जन्म कब हुआ। जब हम एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो यूनिवर्स का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपके 13.8 बिलियन ईयर ओल्ड। मतलब इतना पुराना है आपका अर्थ। मतलब बिलियन का मतलब कितना होता है, अरब। मतलब 13.8 अरब ईयर्स ओल्ड, इतना पुराना है। इससे पहले आपका यूनिवर्स बना था, इतने साल पहले। कंटेन अ ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। जैसा कि हमने बताया कि यूनिवर्स के अंदर क्या आती है, गैलेक्सीज आती हैं। तो काफी सारी गैलेक्सीज होंगी विच इन टर्न्स कंटेन द स्टार क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड द डस्ट, जो आपके कंटेन करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस, स्टार एंड डस्ट एटसेट्रा। बाय कंपैरिजन अर्थ इज ओनली टाइनी स्पेक इन अ वास्ट यूनिवर्स। मतलब बहुत बड़े यूनिवर्स के अंदर जिसके अंदर मल्टीपल गैलेक्सीज आती हैं, उन गैलेक्सीज में से किसी एक गैलेक्सी में, मिल्की वे जो गैलेक्सी है उसके अंदर आपका अर्थ एक प्लैनेट है, और ये बहुत ही छोटा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब एक थ्योरी आई थी जिसने बताया कि अर्थ किस तरीके से फॉर्म हुई, यूनिवर्स किस तरीके से फॉर्म हुआ, और उन्होंने बताया कि अर्थ की एक्चुअल एज क्या थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जितने भी बात इस पूरी स्लाइड के अंदर हाईलाइटेड हो रखी है इसको आपको याद रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। उस एक्सप्लोजन की वजह से डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्स जो थे वो फॉर्म हुए। फिर उसके बाद कुछ ऐसी गैसेस थी जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हुई, और वो गैसेस आपस में कंडेंस हुई इन द फील्ड ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के फील्ड में आने के बाद फाइनली उन गैसेस में आपस में कंडेंसेशन हुआ। कंडेंसेशन होने की वजह से आपकी जो अर्थ थी, डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सीज फॉर्म हुई। गैलेक्सीज में डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स बने। तो अर्थ उसमें से एक प्लैनेट है। तो उस प्लैनेट का जो जन्म हुआ अर्थ का, तो फाइनली कब हुआ, 4.5 बिलियन ईयर एगो पहले, मतलब 4.5 अरब साल पहले अर्थ का जन्म हुआ। तो इस बात को आपको बिल्कुल याद रखना है। तो इस स्लाइड में से आपको एक तो ये फ्लो चार्ट आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि सबसे पहले बड़े होते हैं कौन, यूनिवर्स। यूनिवर्स के बाद गैलेक्सी, गैलेक्सीज में आपके आते हैं स्टार, डस्ट, एंड फिर उसके बाद फाइनली आपके अर्थ। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और बिग बैंग थ्योरी जो थी वो बेस्ड थी अर्थ के डेवलपमेंट के अंदर, अर्थ के फॉर्मेशन के ऊपर थी। तो आपको याद रखना है कि किस तरीके से एक बिग एक्सप्लोजन हुआ जिसकी वजह से आपके यूनिवर्स बना। यूनिवर्स के बाद फाइनली आपके हाइड्रोजन में हीलियम गैस रिलीज हुए। हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस जब रिलीज हुए तो इन द फील्ड ऑफ ग्रेविटी दे बिकम कंडेंस्ड एंड मेक सम गैलेक्सीज, एंड दैट गैलेक्सीज forms the different kind of a planet
विच नोन एज अर्थ, एंड अर्थ इज अराउंड 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर की। हमने जाना कि अर्थ का जो डेवलपमेंट था, या फिर हम बात करें अर्थ की जो डिस्कवरी थी, वो हुई थी आपकी 4.3 बिलियन ईयर एगो, बिलियन ईयर एगो। तो उस समय पे अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या था, उस समय पे जब हम बात करें तो अर्थ का एटमॉस्फेयर था काफी ज्यादा रिड्यूसिंग। उस समय के एटमॉस्फेयर को हम कहते थे रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर ऐसा क्यों था, क्योंकि उस समय पे काफी सारी हार्मफुल गैसेस थी जो प्रेजेंट थी, जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अमोनिया। एस्केप वो कहां से निकलती थी, मॉल्टन मास एंड द फॉर्मर कवर ओवर द सरफेस। तो एक तरीके से जो मॉल्टन मास क्रिएट होता था, वॉल्केनिक इरप्शन होते थे अर्थ के ऊपर, उनमें से निकलती थी ये सारी गैसेस, और वो एक तरीके से एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लेती थी, एक सरफेस को कवर कर लेती थी अर्थ की। तो जब सन की जो रेस थी, उनके अंदर यूवी रेस होती है, आप सभी को पता होगा, तो वो जो वाटर प्रेजेंट होता था उनको काफी ज्यादा स्प्लिट कर देती थी। वाटर में से जब हम बात करते हैं, जो सन रेस होती है, यूवी जो होती है, यूवी सन रेस में, तो वाटर को स्प्लिट कर देती थी फाइनली आपके हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। तो हाइड्रोजन होती वो तो एटमॉस्फेयर में एस्केप हो जाती थी और एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती थी फाइनली स्पेस के अंदर। जो ऑक्सीजन थी वो कंबाइन होती थी डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के साथ, आपके मीथेन के साथ, या फिर हम बात करें अमोनिया के साथ और CO2 के साथ, इनके साथ कंबाइन होकर के फाइनली आपकी वाटर क्रिएट करती थी, वाटर। तो ये वाटर फाइनली आपकी बनाता था एक तरीके से वाटर बॉडीज को, जो उस समय में प्रेजेंट रहते थे। ओजोन लेयर फॉर्म एंड प्रोटेक्टिंग द सरफेस फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशन। तो धीरे धीरे करके इसी तरीके से डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ ओजोन लेयर का। एज द अर्थ कूल एंड वाटर वेपर कंडेंस एंड फेल एज अ रेन, फिलिंग द डिप्रेशन एंड फॉर्मिंग द ओशंस। मतलब उस तरीके से जब धीरे धीरे करके अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था, जो रिड्यूसिंग था, काफी जो इंक्रीज टेम्परेचर था, धीरे धीरे करके कूल होना स्टार्ट हुआ, और जो इसी तरीके से जो वाटर वेपर्स थे वो शांत हुए, और वाटर वेपर्स ठंडे होने के बाद रेन के फॉर्म में बरसे, और बरसने के बाद धीरे धीरे करके वाटर बॉडीज का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ, ओशंस बने, लेक्स बने, इसी तरीके से इनका निर्माण हुआ। तो लाइफ स्प्रेड अबाउट द 500 मिलियन ईयर आफ्टर अर्थ फॉर्मेशन, दैट इज नियरली 4 बिलियन ईयर एगो। मतलब लाइफ की जब हम बात करें तो अर्थ के ऊपर जो लाइफ का फॉर्मेशन था वो कब हुआ, 4 बिलियन ईयर एगो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, लाइफ का बिगिन कब हुआ, लाइफ की स्टार्टिंग कब हुई अर्थ के ऊपर, 4 बिलियन ईयर एगो पहले। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए अब हम समझते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने अपनी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी थी। हमने जाना कि लाइफ की जो बिगिन थी, लाइफ जो स्टार्टिंग हुई थी, वो कब हुई थी, अप्रॉक्सीमेटली 4 बिलियन ईयर एगो पहले। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो इसके बाद अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो थ्योरीज आई थी ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेकर के, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी दी थी। सबसे पहली जो थ्योरी थी वो थी थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो लाइफ है अर्थ के ऊपर वो आउटर स्पेस से आई है, और वो आउटर स्पेस में इन द फॉर्म ऑफ स्पोर की फॉर्म में एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर ट्रांसफर हो रही है, जैसे कि आपकी अर्थ से किसी और प्लैनेट में अगर ट्रांसफर होगी। तो इस थ्योरी को कहा गया पैंसपर्मिया। Some scientists propose that the life came from a outer space, मतलब लाइफ आपकी कहां से आई, स्पेस में से। Early Greek thinkers believed that the unit of a life called spore were transferred from one planet to another planet, including to Earth। मतलब अर्थ को इंक्लूड करके ये एक तरीके से अर्थ से कहीं और भी लाइफ ट्रांसफर होगी। दिस आइडिया कॉल्ड द पैंसपर्मिया एंड स्टिल हैज सम सपोर्टर्स अमंग द एस्ट्रोनॉमर्स। मतलब एस्ट्रोनॉमर्स में से कुछ इस थ्योरी के सपोर्टर्स भी थे। ठीक है, तो पहली थ्योरी अबाउट द पैंसपर्मिया व्हिच इंक्लूड्स द लाइफ इज कमिंग फ्रॉम द आउटर स्पेस इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल भूलना नहीं है। दूसरी जो थ्योरी थी वो थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन। मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा था कि जो लाइफ है वो बिगेन हुई है फ्रॉम द डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स। मतलब जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उन्हीं से लाइफ का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ है। Believe the life arose spontaneously from the dead decaying organic matter such as a straw and the mud। मतलब मिट्टी से, मतलब जैसे आप लोग जानते हो मिट्टी से या फिर भूसे से, वहां से लाइफ की शुरुआत हुई है। दिस कंसेप्ट इज नोन एज अ थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो ये बात भी आपको भूलनी नहीं है, ये बात के बारे में आपको याद रखना है। थर्ड जो थ्योरी थी वो थी लुइस पास्चर। लुइस पास्चर इस बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक है, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे उस टाइम पे। तो लुइस पास्चर ने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस दी थी। इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या करा कि दो फ्लास्क लिए, दो एयर कंटेनिंग फ्लास्क लिए, उनके अंदर दोनों के अंदर किल्ड यीस्ट रखा, यीस्ट दोनों ही के अंदर किल्ड यीस्ट था। तो इन एक कंटेनर जो था, एक फ्लास्क, उसको तो उन्होंने कवर्ड रखा, ये था फुली कवर्ड, और ये था खाली ओपन फ्लास्क। दिस इज अ ओपन फ्लास्क एंड दिस इज अ क्लोज्ड एयर टाइट फ्लास्क। तो उन्होंने दोनों को सेम समय के लिए रखा, लेकिन उन्होंने देखा जो क्लोज फ्लास्क है उसके अंदर कोई लाइफ फॉर्म नहीं है, जबकि हम बात करें जो ओपन फ्लास्क है उसके अंदर लाइफ फॉर्म है। तो उन्होंने ये बताया कि लाइफ इज कमिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। मतलब इसके अंदर आप लोगों ने देखा कि जैसे इस फ्लास्क के अंदर ये एयर टाइट था, इसके अंदर कोई ना तो गैस थी ना ही कोई एटमॉस्फेयर था, उनके अंदर कुछ भी नहीं था क्लोज फ्लास्क के अंदर। तो यहाँ पर कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं हुई, इनके अंदर कोई लाइफ, जबकि यहाँ पर जो ओपन था, यहाँ पर आपके डिफरेंट काइंड ऑफ फंगस वगैरह, जो बैक्टीरिया वगैरह थे, वो ग्रो करने लगे। तो इस तरीके से पता लगा कि लाइफ इज केम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। दिस इज कॉल्ड द बायोजेनेसिस। तो ये बात आपको ध्यान रखिए, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस किसने दी, लुइस पास्चर ने। तो उनके एक्सपेरिमेंट को भी आपको ध्यान रखना है। एंड स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज रिजेक्टेड, और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था किसको, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को।
बट उन्होंने ये बात, बट ही डिड नॉट रिजॉल्व हाउ टू वेरी फर्स्ट लाइफ फ्रॉम द अरोज ऑन अर्थ। मतलब उन्होंने ये नहीं बताया कि अर्थ के ऊपर पहली जो लाइफ थी वो कहां से आई थी। उन्होंने ये तो बताया कि लाइफ आती कैसे है, जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है वहीं से आती है, लेकिन पहली लाइफ कब आई ये वो नहीं बता। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उनके क्या एक तरीके से मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों को आपको ध्यान रखना है। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरी की तरफ। तो आपको तीन थ्योरी के बारे में अभी आपने पढ़ा, एक थी पैरेंस्पर्मिया, एक थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन और एक थी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस जो लुईस पास्चर ने दी थी। एंड द फोर्थ वन थ्योरी इज अबाउट द ओपेरियन एंड हार्लेन हाइपोथेसिस। ओपेरियन एंड हार्लेन ने कहा था, उन्होंने एक फिनोमेना दिया था केमिकल इवोल्यूशन का। उनके अकॉर्डिंग जो लाइफ है वो अराइज हुई है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से। नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से। नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर कौन से? जैसे कि आपके प्रोटीन हो गए, आरएनए हो गए, ठीक है, और डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स जैसे कि पॉलीसैकेराइड एटसेट्रा। तो यहां से फाइनली आपकी लाइफ स्टार्टिंग हुई है। तो इन्हें कहा गया, ओपेरियन एंड हॉल्डेन मॉडल को कहा गया एक तरीके से केमिकल इवोल्यूशन। इन्होंने जो अपने पोस्टुलेट्स दिए थे, या फिर हम बात करें उन्होंने जो फिनोमेना दिया था, तो उनके अकॉर्डिंग जो लाइफ जो फॉर्म हुई है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से नहीं, जबकि प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुई है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दे प्रपोज द लाइफ वाज प्रोसीड बाय द केमिकल इवोल्यूशन। इन्हीं के अंदर जो केमिकल इवोल्यूशन हुआ है, इन्हीं सभी के अंदर, और इन्हीं से ही फाइनली लाइफ बिगिन हुई है। ग्रेजुअल फॉर्मेशन ऑफ अ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। Condition on an early Earth, high temperature, volcanic storms, and reducing atmosphere rich in a methane, ammonia, etc. ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना। अब इनके बाद थे और साइंटिस्ट जिन्होंने अपनी फिफ्थ थ्योरी दी, मिलर्स एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। इन्होंने केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी को ही रखा और एक तरीके से आर्टिफिशियल सेटअप क्रिएट करा। मतलब फॉर एग्जांपल ये उन्होंने एक कंटेनर लिया, फ्लास्क लिया, उसके अंदर वही रिड्यूसिंग नेचर वाला एटमॉस्फेयर रखा, जिसमें मीथेन गैस थी, अमोनिया थी, और आपके वाटर था, वाटर वेपर से, और हाइड्रोजन गैस थी। उसमें दो इलेक्ट्रोड डाले ताकि दो इलेक्ट्रॉन्स डाले ताकि उससे एक स्पार्क जनरेट हो सके, जैसे उस टाइम पे एक्सप्लोजन होते थे, वॉल्केनिक इरप्शन वगैरह होते थे, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ से वाटर वेपर, बॉइलिंग वाटर वेपर जाने स्टार्ट करें, यहाँ से रिलीज करें। यहाँ से नीचे एक बंसन बर्नर था, वो बंसन बर्नर फाइनली फ्लेम क्रिएट कर रहा था, ये फ्लेम क्रिएट कर रहा था। तो यहाँ से बॉइल होता था, और फाइनली बॉइल होते होते जितना वैक्यूम पंप होता था वहां से वैक्यूम रिलीज कर दिया जाता था, और वाटर वेपर्स को फाइनली यहाँ पे ट्रांसफर होता था। तो इसके बाद जैसे यहाँ पे इरप्शन करा जाता था, तो कंडेंस करने के लिए, यहाँ पर उसे ठंडा करने के लिए आपको, तो उसके लिए वाटर इनलेट था और एक आउटलेट था, एक कंडेंसर था। वाटर की मदद से यहाँ पे जब ठंडा होता था, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ वाटर आपको मिलेगा। वो जो वाटर होता था उसके अंदर क्या होता था, कंटेनिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड वही होते हैं जैसे कि आप लोगों ने बात करी, जैसे आरएनए और डीएनए वगैरह। ये he took a closed flask containing the methane and ammonia and hydrogen gas etc. at about 800 डिग्री सेल्सियस। ही पास इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज स्पार्क थ्रू हिज मिक्सचर टू मिमिक द लाइटनिंग इन द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। जैसा कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में लाइट होती थी, वॉल्केनिक इरप्शन होते थे, तो उनसे जो लाइट जनरेट होती थी, उसी तरीके की एटमॉस्फेयर जनरेट करने के लिए उन्होंने दो इलेक्ट्रोड्स रखे, ठीक है। ही ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड एंड द एपेटाइट्स। मतलब उन्होंने देखा कि किस तरीके से अमाइनो एसिड जनरेट होते हैं, या फिर प्रोटीन जनरेट होता है, या फिर अब बात करें आरएनए किस तरीके से जनरेट हो रहा है। तो उनके इस एक्सपेरिमेंट ने ये साबित कर दिया था कि दिस एविडेंस द कंसेप्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इनऑर्गेनिक गैसेस गेन वाइड एक्सेप्टेंस। मतलब उनके इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हो गया था जो इवोल्यूशन है, केमिकल इवोल्यूशन इज अ मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी। मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी कौन सी थी? केमिकल इवोल्यूशन वाली, जो ओपेरियन एंड हार्लेन ने दी थी। फिर उसके बाद उसे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने करा? आपके मिलर्स एंड यूरे एक्सपेरिमेंट ने। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। उनकी एक्सपेरिमेंट क्या, उन्होंने भी यही कहा था, पीछे देखो यही लिखा हुआ है। देखो अभी हमने बताया था कि जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है, दे आर केम फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर। और ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर आप सभी को पता है कि बनते किससे? आपके नाइट्रोजन से बनते हैं, आपके कार्बन से बनते हैं, और आपके ऑक्सीजन से बनते हैं, हाइड्रोजन से बनते हैं। तो इन्हीं सब चीजों से आपके ऑर्गेनिक मैटर बनते हैं। और ये सभी कहां प्रेजेंट थे? उस वक्त के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थे। और एटमॉस्फेयर कहां पे था, कैसा था आपका? उसमें कुछ मीथेन था, आपको याद रखना है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड थे, वाटर वेपर्स थे, अमोनिया था, ठीक है। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। सो जब लाइफ की बात आई तो हम लोगों ने ये बात जानी बहुत अच्छे से कि जो केमिकल इवोल्यूशन था वो थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेबल थी बाय द ओपेरियन हार्लेन, और उसे प्रूफ भी करा था मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट ने। तो उन्होंने कहा था कि जो लाइफ है वो अराइज हुई है फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे, उन्होंने कहा था। और वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहां से बने थे? वो फाइनली एटमॉस्फेयर में जो वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे थे, एटमॉस्फेरिक गैसेस में कंडेंसेशन हो रहा था, उस वजह से फाइनली आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्रिएट हुए थे। तो पहला तो हमने ये जाना कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्रिएट हुए नेचर में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्रिएट हुए, ठीक है, ये क्रिएट हो गए। जैसे कि हमने बात करी प्रोटीन्स की, हमने बात करी आरएनए की, या फिर पॉलीसैकेराइड की, डिफरेंट डिफरेंट पॉलीसैकेराइड क्रिएट हुए। तो इन्हीं नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, इन्हीं के पास किस तरीके की एक्टिविटी थी? इन्हीं के पास रेप्लिकेशन एक्टिविटी थी, रेप्लिकेट कर सकते थे, अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते थे। तो ऐसे ही ऑर्गेनिज्म को, या फिर हम बात करें इन्हीं मॉलिक्यूल में डिफरेंट डिफरेंट जैसे टाइम बीता, इवोल्यूशन हुआ, और इवोल्यूशन के बाद उनके पास एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आया, क्योंकि ऐसे अकेले मॉलिक्यूल को तो आप
सेल नहीं बोल सकते ना, तो उसके अंदर काफी ज्यादा ऑर्गेनेलीज होने चाहिए, उसके अंदर काफी सारी कंपार्टमेंटलाइजेशन होना चाहिए, मेम्ब्रेन होनी चाहिए, तो तब आप उसे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बोलोगे, तभी आप बोलोगे कि एक लाइफ है अर्थ के ऊपर। सो यहां से रीड करना स्टार्ट करते हो, इसे एक एक पॉइंट को आप समझना बिल्कुल। ड्यू टू कंडीशन लाइक अ हाई टेम्परेचर एंड लाइटनिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी, these simple gases slowly react to form a simple organic molecules like a amino acid, sugars, nitrogenous bases, etc. ठीक है, तो इतनी बात केमिकल इवोल्यूशन में हमने समझी थी। डिफरेंट डिफरेंट वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से, लाइटनिंग की वजह से सिंपल गैसेस जो थी वो आपस में रिएक्ट करती हैं, कंडेंस होती हैं और आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्रिएट करती हैं। दिस स्लो फॉर्मेशन ऑफ अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इनऑर्गेनिक वन इज कॉल्ड द केमिकल इवोल्यूशन। तो इतनी बात केमिकल इवोल्यूशन तक ठीक है, हमें समझना है। ओवर द टाइम सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल लाइक आरएनए, प्रोटीन एंड अ पॉलीसेकेराइड। मतलब इसी तरीके से जो जैसे जैसे टाइम बीता तो लार्ज मॉलिक्यूल बनना स्टार्ट हुए इन्हीं स्मॉल नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। सच लार्ज एग्रीगेट्स ऑफ अ बायोमॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड द फर्स्ट, याद रखना है आपको फर्स्ट, इन्हीं को कहा गया फर्स्ट नॉन सेलुलर ऑफ अ लाइफ एंड दे मे हैव ओरिजिनेट अबाउट 3 बिलियन ईयर अगो। ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है, जितनी मार्क करी गई है बिल्कुल ही भूलना है कि फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ अ लाइफ, नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ अ लाइफ या आपके आरएनए, प्रोटीन्स एंड पॉलीसैकेराइड, इन्हीं को कहा गया नॉन सेलुलर ऑफ लाइफ, और ये बनने कब स्टार्ट हुए थे? 3 बिलियन ईयर अगो पहले। They are called the non-cellular because they were just a molecule, because ये just molecule थे, no cell membrane, no nucleus, no organelles। अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी ये प्रोटीन, आरएनए और ये पॉलीसैकेराइड है, ये रेप्लिकेट कर सकते हैं, बट ये एक कंप्लीट ऑर्गेनली नहीं है, ये कंप्लीट एक सेल नहीं है, क्योंकि सेल होने के लिए उसके पास न्यूक्लियस होना चाहिए, उसके पास राइबोसोम्स होने चाहिए, एटसेट्रा, सारी चीजें होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनलीज होने चाहिए, बट दे कुड नॉट प्रॉपर्ली कॉपी देमसेल्फ और हेल्प रिएक्ट, सो दे बिहेव लाइक अ प्रिमिटिव लाइफ। तो उसी को कहा गया, जो नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ थे, प्रोटीन, आरएनए एंड पॉलीसैकेराइड, इन्हीं को कहा गया आपका नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, और इन्हीं को कहा गया आपकी प्रिमिटिव लाइफ। फ्रॉम दीज सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स ग्रेजुअली स्मॉल कैप्सूल फॉर्म वेयर द मॉलिक्यूल्स गॉट इनक्लोज्ड बाय द बाउंड्री लाइक अ प्रिमिटिव मेम्ब्रेन। ये जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल थे, जैसे कि आरएनए की बात करें, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल, जैसे जैसे टाइम बीता तो इनके पास एक तरीके की मेम्ब्रेन क्रिएट होने लगी, साइड बाय साइड इनके मेम्ब्रेन क्रिएट होने लगी, जिन्हें कहा गया प्रिमिटिव मेम्ब्रेन, और ये बनने लगे कैप्सूल की तरह, कुछ इस तरीके की शेप होने लगी इनकी। The enclosed system could carry out simple metabolism and reproduction। मतलब जो कैप्सूल स्ट्रक्चर था, ये जो कैप्सूल स्ट्रक्चर था, ये सिंपल मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन कर सकता था। सो दे बिकम अ फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ अ लाइफ प्रोबेबली अबाउट द 2000 मिलियन और 2 बिलियन ईयर एगो। मतलब जो पहली सेल जो थी वो आई थी कितने? 2 बिलियन ईयर एगो पहले। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। दीज अर्लीस्ट सेल वाज सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एंड लिविंग इन अ वाटर बॉडीज। तो ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे, ये आपके वाटर बॉडीज में रहते थे, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सो आपने देखा कि किस तरीके से फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ उन्हें किसने कहा गया? आपके डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स एंड पॉलीसैकेराइड को उन्होंने नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कहा, और इनका जो जन्म हुआ ये कब हुआ? आपकी 3 बिलियन ईयर एगो पहले, और इसी को ही इन्होंने कहा प्रिमिटिव लाइफ। फिर उसके बाद इनके अंदर इवोल्यूशन हुआ, टाइम बीता, और भी साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल करते करते आपके डिफरेंट डिफरेंट 100 साल, 200 साल, 300 साल और बीते गए। फिर उसके बाद इनके अराउंड एक मेम्ब्रेन क्रिएट होने लगी, जिसे उन्होंने कहा प्रिमिटिव मेम्ब्रेन। सो प्रिमिटिव मेम्ब्रेन की वजह से इनकी शेप हो गई कुछ कैप्सूल शेप की। उस कैप्सूल शेप को इन्होंने फर्स्ट लाइफ कहा, क्योंकि वो परफॉर्म कर सकती थी आपके मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन जैसे फंक्शन। सो इसकी वजह से उन्होंने नाम दिया, दैट कैप्सूल इज बिकम द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ अ लाइफ एंड इट इज अराइज फ्रॉम द 2 बिलियन ईयर एगो। मतलब 2 बिलियन साल पहले लाइफ फॉर्म हुई कुछ इस तरह। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओरिजिन ऑफ अ लाइफ। सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। अभी तक हमने जितनी भी थ्योरीज पढ़ी ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ी, ठीक है, हमने पढ़ी थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। सबसे पहले पैंसपर्मिया, इसके अंदर क्या था? इसके अंदर था लाइफ केम फ्रॉम द आउटर स्पेस इन द फॉर्म ऑफ स्पोर की फॉर्म। दूसरी हमने थ्योरी पढ़ी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। मतलब लाइफ इज केम फ्रॉम द डेड डिकेइंग सब्सटेंसेस, लाइफ इज केम फ्रॉम अ डेड डिकेइंग सब्सटेंसेस। थर्ड जो थ्योरी थी वो हमने पढ़ी थी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जिसमें लुईस पास्चर ने दिया था, लुईस पास्चर। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से लाइफ फॉर्म होती है। उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से लाइफ फॉर्म होती है, मतलब कैसे लाइफ आती है। उन्होंने ये नहीं बताया कि पहली लाइफ किस तरीके से आई, ठीक है, वो फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, वो ये नहीं बता पाई पहली लाइफ क्या थी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा केमिकल इवोल्यूशन। नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा केमिकल इवोल्यूशन किसने बताया था? आपके ओपेरन एंड हाल्डेन ने। ओपेरन आपके रशियन थे और हाल्डेन आपके एक इंग्लिश, मतलब इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा मिलर्स एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। तो जिन्होंने फाइनली एक्सपेरिमेंट से प्रूव करा अपने
कि केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी वो एक्सेप्टेबल है, मोस्ट एक्सेप्टेबल है। तो इस तरीके से हमने 5 थ्योरीज के बारे में पढ़ा, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इन 5 थ्योरी से हमें पता लगा कि जो फर्स्ट सेल थी वो किस तरीके से बनी थी आपकी। फाइनली जो आपके आरएनए, प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड थे, आरएनए, प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड, ये थे आपके फर्स्ट नॉन सेल ऑर्गेनिज्म, या फिर हम बात करें नॉन सेल लाइफ। ठीक है, ये फर्स्ट, और ये कब हुए थे आपके 3 बिलियन ईयर एगो, पहले 3 बिलियन ईयर एगो ये अराइज हुए थे। इसी को ही कहा गया आपके प्रिमिटिव लाइफ। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीता, फ्रॉम मिलियन ईयर एगो, आफ्टर मिलियन ईयर्स, फिर उसके बाद आपके फॉर्म हुए, इन्हीं से ही आपके फॉर्म हुए आपके फर्स्ट लिविंग सेल। ठीक है, क्योंकि एक कैप्सूल की फॉर्म में, क्योंकि आफ्टर मिलियन ईयर एगो उनके अराउंड एक मेम्ब्रेन जनरेट होने लगी, जिसे उन्होंने कहा प्रिमिटिव मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से उनकी शेप कैसी हो गई थी, कैप्सूल शेप की होती। इस कैप्सूल शेप की वजह से ये काफी सारे मेटाबॉलिकली फंक्शन करने लगे थे, जैसे रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ फर्स्ट लिविंग सेल। मेटाबॉलिज्म कर पाते थे और रिप्रोडक्शन, ये दोनों ही फंक्शन परफॉर्म कर सकते थे। तो इसलिए इन्हें कहा गया एक तरीके से फर्स्ट लिविंग सेल, दे आर द फर्स्ट लिविंग सेल। तो ये कब हुए आपके 2 बिलियन ईयर एगो, YEA। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान, तो ये बात बिल्कुल आपको भूली नहीं है। ये था एक तरीके से सारी थ्योरीज का जो हमने आज पढ़ी है। ये है आपकी थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अब आगे जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उनका नाम है थ्योरी अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। मतलब इवोल्यूशन के रिगार्डिंग कौन कौन से जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कौन कौन सी थ्योरीज दी थी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और बात करते हैं। अब हम जो डिस्कस करेंगे उनका नाम क्या है, थ्योरी अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। अब तक हमने पढ़ा था ओरिजिन ऑफ लाइफ, हम पढ़ेंगे लाइफ में इवोल्यूशन किस तरीके से। तो सबसे पहले जब हम थ्योरी की बात करते हैं तो वो आती है कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन का मतलब क्या है, एक तरीके से हम सब भगवान के बच्चे हैं, हमें भगवान ने बनाया है और लाइफ इज केम फ्रॉम अ भगवान। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। दिस इज ऑल अबाउट द स्पेशल क्रिएशन। तो चलिए पढ़ते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दिस इज बेसिकली बिलोंग्स टू सम रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट। स्टेट दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पीशीज टाइप वी सी टुडे वर क्रिएटेड, कंप्लीटेड एंड अनचेंज्ड। मतलब वो एक तरीके से जो क्रिएट हो चुकी हैं वो अनचेंज्ड है, वो जैसा बनाई गई हैं भगवान के द्वारा वो वैसी की वैसी ही है। Implies biological diversity has remained constant। मतलब उनके हिसाब से जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वो सारी जो भगवान के द्वारा बनाई गई है वो एक तरीके से कांस्टेंट है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। सिंस क्रिएशन एंड विल स्टे सेम इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में भी वो सेम ही रहेगी। सो जो ये थ्योरी है ना, स्पेशल थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ये सम काइंड ऑफ रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट से है, रिलीजियस। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लेम्स अर्थ इज ओनली अबाउट द 4000 ईयर ओल्ड। मतलब स्पेशल क्रिएशन के अकॉर्डिंग जो अर्थ है उसकी जो एज क्या है, 4000 साल के। These ideas were strongly challenged during the 19th century। 19th century में ये बात जो थी, चैलेंज जो प्रूव करना था, इसको काफी ज्यादा हार्ड था। ठीक है, फिर उसके बाद आए डिफरेंट साइंटिस्ट, उसके बाद आए थे फाइनली आपके, अभी हम पहले लैमार्क के बारे में जान लेते हैं। लैमार्क आए थे, उन्होंने बताया थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज के बारे में। इवोल्यूशन की बात करें तो इवोल्यूशन पे बात करेंगे। उन्होंने दी थी थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज। उनके अकॉर्डिंग जो ऑर्गन सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, जो ऑर्गन यूज नहीं होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक आर इनहेरिटेड। मतलब जिनका सबसे ज्यादा यूज होता है वही कैरेक्टरिस्टिक आपके ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जैसे हम जिराफ का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे नॉट एक्सेप्टेड नाउ, मतलब ये थ्योरी अभी एक्सेप्टेड नहीं है। जिराफ का एग्जांपल लेते हैं, उन्होंने बताया कि जिराफ की गर्दन पहले इतनी लंबी नहीं थी। पहले जो जिराफ थे उनकी गर्दन काफी छोटी थी। जब नीचे के सारे पत्ते खत्म हो गए अर्थ के ऊपर, तो उनको अपनी गर्दन धीरे धीरे करके उचकने लगे और इस तरीके से इवोल्यूशन होता रहा जिराफ की नेक का। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं केव फिशेस का। जब गुफा के अंदर जब हम बात करते हैं कि एक काली गुफा के अंदर कुछ फिशेस थी जो जिनके पास आंखें ही नहीं थी। ठीक है, जिनके पास आंखें नहीं थी, क्यों नहीं थी, क्योंकि वो अंधेरे में रहती थी तो उन्हें आंखें की जरूरत नहीं थी। तो इवोल्यूशन मिलियन और ईयर एगो ऐसे बीतते गए, साल दर साल बीतते गए, और जिस तरीके से उनके अंदर जो अब आंखों वाला जीन था वो था ही नहीं। वो फाइनली हम बोलते हैं ना कि एक तरीके से ब्लाइंड फिशेस थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं चार्ल्स डार्विन ऑब्जर्वेशन की। मतलब एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स डार्विन ऑब्जर्वेशन, उन्होंने अपनी जो सी की यात्रा थी, जो उनका जो जहाज था HMS बीगल अराउंड द वर्ल्ड, उन्होंने अपनी पूरी यात्रा के दौरान क्या चीजें ऑब्जर्व करी इवोल्यूशन के बारे में और लाइफ के बारे में, उन्होंने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए और उन्होंने कुछ निष्कर्ष बताए। कंक्लूड दैट द एग्जिस्टिंग लाइफ फ्रॉम शेयर सिमिलैरिटीज एट अ डिफरेंट डिग्री अमंग देमसेल्फ एंड विद फॉसिलाइज्ड लाइफ फॉर्म्स फ्रॉम मिलियन ईयर एगो। मतलब उन्होंने बताया कि जो लाइफ है उसमें सिमिलैरिटीज हैं काफी जगह। मतलब जैसे आप ह्यूमंस हैं तो ह्यूमंस सभी के अंदर सिमिलैरिटीज हैं, और कुछ ऐसे फॉसिल्स हैं जिनमें कुछ सिमिलैरिटीज मिलती है जो ह्यूमंस के बारे में। मतलब जैसे अभी जो लोग हैं उनके अंदर और फॉसिल्स में जो निशान आपको मिलते हैं, तो उनके अंदर जो पहले रहे होंगे मिलियन ईयर को पहले, तो उनके बीच में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज मिलती है काफी पैरामीटर्स के ऊपर अगर हम बात करें।
मैनी रिसेंट्स ऑफ अ लाइफ फॉर्म्स नो लॉन्गर एग्जिस्ट, एक्सटेंशन अराउंड, मतलब जो पहले लाइफ थी वो काफी ज्यादा टाइम तक रही थी और फिर उसके बाद उनका एक्सटेंशन हो गया। एक्सटेंशन मतलब एक तरीके से वो दुर्लभ हो गए। न्यू फॉर्म्स ऑफ अ लाइफ अराउज एट अ डिफरेंट पीरियड्स इन द अर्थ हिस्ट्री, मतलब जो आज की जो लाइफ आपको दिख रही है उनमें भी पहले इवोल्यूशन हुआ होगा, फिर उसके बाद वो बनी होगी जो आज हम देख पा रहे हैं, फिर उसके बाद उनकी डेथ हुई। तो इस तरीके से लाइफ चलती रहती है, इवोल्यूशन होता रहता है। मतलब टाइम जैसे जैसे आपका आगे बढ़ रहा है, जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है तो उसी तरीके से आपका इवोल्यूशन भी बढ़ रहा है, इवोल्यूशन। ठीक है, ये बात, ये मेन एक तरीके से सार है इस चार्ल्स डार्विन ऑब्जर्वेशन की। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे इवोल्यूशन बढ़ रहा है, और उसी तरीके से आपके जो चेंजेस हैं, इंप्रूवमेंट है, चेंजेस, तो वो भी हो रहे हैं। ओवरऑल ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ अ लाइफ फ्रॉम्स ओवर टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो डार्विन ने ही एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इस थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को समझने का ना सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप कोविड को लीजिए। नेचुरल सिलेक्शन, कोविड भी क्या था ना, एक तरीके का नेचुरल सिलेक्शन था। आप लोग सोचो जरा, इस बात पे जरा ध्यान दो कि कोविड जब आया तो केवल वही लोग सर्वाइव कर पाए जो नेचर में फिटेस्ट थे, मतलब जिनकी इम्यूनिटी काफी ज्यादा अच्छी थी। बाकी जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं थी वो सर्वाइव नहीं कर पाए। ठीक है, ये एक तरीके से नेचुरल सिलेक्शन था। अब जो आप लोग देख रहे हो उन सभी के अंदर कुछ कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीन भी नहीं ली होगी। आप देख लेना, अगर एक तरीके से सर्वे कराया जाए तो कुछ कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है। तो नेचुरल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग जो नेचर में फिटेस्ट होता है, जो सर्वाइव, जो नेचर में फिटेस्ट होता है वही सर्वाइवल कर पाता है, वही सर्वाइव आगे कर पाता है। आपको ये बात ध्यान रखना है, नेचुरल सिलेक्शन में एक कोविड का एग्जांपल लेकर के आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, जो नेचर में फिटेस्ट रहेगा वही सर्वाइव करेगा। एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन इन characteristics enabling better survival in the natural condition like climate, food, physical factors allow better survival and reproduction, मतलब जो सर्वाइवल, जो फिटेस्ट होगा वही सबसे ज्यादा सर्वाइवल कर पाएगा और वही अपनी आगे प्रोजेनी को ले पाएगा, मतलब आगे अपनी प्रोजेनी कंटिन्यू कर पाएगा। डार्विन डिफाइंड फिटनेस एज अ रिप्रोडक्टिव फिटनेस, एबिलिटी टू लीव मोर प्रोजेनी, मतलब आगे अपनी प्रोजेनी को कंटिन्यू कर पाएगा जो फिटेस्ट होगा। बेटर फिट इंडिविजुअल पॉपुलेशन सर्वाइव मोर, मतलब जो नेचर में सर्वाइव फिट होगा वही आपका सर्वाइव कर पाएगा। ऑब्वियसली बात है, कोविड के अंदर भी वही हुआ कि जो सबसे ज्यादा फिटेस्ट था वही सर्वाइव करा। रिप्रोडक्टिव मोर एंड पास ऑन ट्रेड, मतलब वो सबसे ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा और फाइनली अपने ट्रेड्स को वन जनरेशन सेकंड जनरेशन में ट्रांसफर करेगा। नेचर सेलेक्ट दीज फिटर इंडिविजुअल कॉल्ड द नेचुरल सिलेक्शन, मतलब नेचर के द्वारा जो सेलेक्ट करे हुए इंडिविजुअल हैं जो उस क्लाइमेट में उस टाइम के नेचुरल कंडीशंस में सर्वाइव कर गए, तो नेचर ने उन्हें सेलेक्ट करा है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो इस सिलेक्शन को कहा गया नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, मतलब इसे कहा गया डार्विन मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन कैसे हुआ आपका नेचुरल सिलेक्शन के जरिए। तो अल्फ्रेड वॉलेस कंट्रीब्यूशन, मतलब ये एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड वॉलेस, तो इनकी भी स्टडी थी, डार्विन के साथ ही थे बेसिकली। ये और इन्होंने और डार्विन ने दोनों ने साथ में ही काम किया था, बट इनका जो काम था वो अलग जगह पे था। दे जो अल्फ्रेड वॉलेस है, इनका जो काम था ये फाइनली, ये टापू है बेसिकली, अब तो इसका नाम मलेशिया, अगर हम बात करें तो मलेशिया या फिर इंडोनेशिया के अराउंड आते हैं, ये आइलैंड है, वहां पर इनका वर्क था। तो रीच्ड कंक्लूजन टू डार्विन अराउंड द सेम टाइम एंड अबाउट द नेचुरल सिलेक्शन इवोल्यूशन आर इंडिपेंडेंटली, मतलब नेचुरल सिलेक्शन एंड इंडिपेंडेंटली आपस में वर्क करते हैं और बेसिकली इवोल्यूशन चलता है। उसके बाद एक साइंटिस्ट ह्यूगो डी वरीज, उन्होंने म्यूटेशन के बारे में बताया कि म्यूटेशन से किस तरीके से इवोल्यूशन होता है। म्यूटेशन से, वो एक बॉटनिस्ट थे, बॉटनिस्ट जो बेसिकली प्लांट के ऊपर जो स्टडी करते हैं, बॉटनिस्ट वो होते हैं। तो स्टडी द इवनिंग प्रिमरोज प्लांट एंड इवोल्यूशन अकर सडन लार्ज म्यूटेशन एंड साल्टेशन। उन्होंने बताया कि जो म्यूटेशन था, म्यूटेशन एक तरीके से सडन चेंज हुआ और वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता गया। उस इवोल्यूशन से एक तरीके से उन्होंने बताया जो म्यूटेशन हुआ ये रैंडम हुआ है, स्पॉन्टेनियसली एंड डायरेक्शनलेस, उन्होंने कहीं पर भी हो गया, ऐसा नहीं कि उन्होंने जीन में एक ही जगह पर हुआ था, वो प्लांट के जीन के अंदर कहीं भी हो गया था, तो इट इज अ डायरेक्शनलेस एंड रैंडम। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि म्यूटेशन से भी एक तरीके से इवोल्यूशन होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये साइंटिस्ट के कुछ नाम है, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो अभी तक जितनी भी हमने थ्योरीज पढ़ी, तो ये जो थ्योरीज थी, थ्योरीज अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। इसमें हमने कौन कौन सी थ्योरीज पढ़ी? सबसे पहले थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। दूसरी जो थ्योरी थी वो थी डार्विन, नहीं दूसरी लेमार्क थ्योरी, लेमार्क थ्योरी यूज एंड डिसयूज के बारे में। थर्ड थ्योरी थी डार्विन एंड नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। और इन्हीं के साथ काम था इनका अल्फ्रेड वॉलेस का, अल्फ्रेड वॉलेस। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और फिर उसके बाद लास्ट जो साइंटिस्ट थे ह्यूगो डी वेरीज, इनका जो काम था फेनली उन्होंने बताया म्यूटेशन से। म्यूटेशन इज अ रैंडम एंड डायरेक्शनलेस।
ठीक है, तो इवोल्यूशन के रिगार्डिंग जितने भी पॉसिबल थ्योरीज थी वो हमने आज डिस्कस कर ली हैं, जैसे कि आपकी स्पेशल क्रिएशन, आपकी लेमार्क्स थ्योरी, यूज एंड डिसयूज के बारे में, जिसमें हमने केव फिशेस और जिराफ नेक का एग्जांपल लिया। थर्ड की आपकी डार्विन थ्योरी अबाउट द नेचुरल सिलेक्शन, एंड अल्फ्रेड वॉलेस इज द सेम वर्क ऑन a natural selection and the evolution. And last one is Hugo de Vries tells about the mutation is also responsible for the evolution, and mutation is a random and the directionless evolution. So this is all about the today's video. Thank you for the watching video, and please subscribe the Bionactors, and like and share and subscribe to Bionactors.